मैंने अपने शरीर के अंग खो दिए। मतलब लग रहा था कि बचा ही क्या है, मतलब कैसे जिंदगी जिएंगे। अगर घर जाकर एक और बड़ा हादसा हो गया। बड़ा हादसा ये हुआ कि मेरे से एक मेरा बड़ा भाई था, 2 साल बड़ा, उसकी भी एक हादसे में मृत्यु हो गई। पापा मेरा छोटा सा सिलाई का दुकान है। अच्छा, तो पापा मेरे दर्जी हैं, फटा पुराना चलते हैं। पापा दुकान पे थे। ठीक है। मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला पैर छू पापा, तो बोले खुश रहो। तो मैंने बोला कि बधाई हो, डीएम साहब के पिताजी हो गए हो। आहा, क्या बात है। मुझे अंदर से जो होता है ना, मैं खुश बहुत हूँ, लेकिन वो होता है ना फीलिंग कि यार हो गया, ये कैसे हो गया। एक सवाल जो है वो बहुत मजेदार रहा क्या? कि एक जो पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझसे बोला कि सूरज, यू आर स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट एंड व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान फॉर द वेलफेयर। हाँ, तो मुझे उस समय समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। मैंने 2 सेकंड रुका, फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, आई एम नॉट ए स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट, आई एम एज नॉर्मल एज वी आर। देन जो चेयरपर्सन थी, शी इज डूइंग लाइक दिस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। हम अपने क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि बाहर बैठे हैं, बताओ। तो मैंने बोला कि बाजार से मिठाई मंगाओ और पूरे मोहल्ला में बंटवाए दो। क्या बात हो रही है। मैं यहाँ बैठ जाऊं? हाँ। मैं जब यहाँ आया तो सूरज ने हमको आते ही मिठाई ऑफर की, और ये डिब्बा खोल के रखा हुआ है, और ये इनका कमरा है। सूरज इत्मीनान से खाना वाना खा रहे थे, हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का पक्का। हम जब आए तो दोस्तों ने गेट खोला और बोला कि रुक जाइए 2 मिनट। तो मैंने इनको एश्योर किया कि आप टेंशन मत लो, हम लोग भी यही सब करके आए, खाना वाना ऐसे ही इत्मीनान से बैठ के खाते थे। तो ये छोटा सा रूम है, और हमारे बगल जो बैठे हैं ये बहुत ही विशिष्ट जन है, इस वजह से कि इन्होंने अपनी मेहनत लगन से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बाकी कहानी तो बहुत सारे लोगों ने दिखा दी, कर दी। सूरज, ये जो पूरा सफर रहा इस पे मैं बात करूंगा। आपकी रैंक जो है यूपीएससी में 917 है जी। और आईएएस में जो पीएच कैटेगरी में दूसरी रैंक है। हाँ, जो मेरा जिस कैटेगरी में मैं सेलेक्टेड हुआ उसमें मेरा सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक है, तो मतलब आपको आईएएस मिलेगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आईएएस मिलेगा। इसी खुशी में मिठाई चल रही है। अरे सर बिल्कुल, आप भी खाइए सर। अरे मैं आपको खिला देता हूँ, आप खाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो और मच सर, आप भी लीजिए। मैं खा लेता हूँ। रुकिए, मैं खिला देता हूँ। अरे परेशान। कोई नहीं। थैंक यू। ये मिठाई जो है ना, ये बाजार में 100-200 रुपए में नहीं खरीदी जा सकती। इसको अर्जित करने के लिए ये वाली मिठाई बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बहुत तपस्या लगती है, तब जाके आती है। वैसे तो ऐसे तो सामान्य कोई भी खरीद सकता है, बिल्कुल है कि नहीं? तो हम सूरज के कमरे में बैठे हुए हैं और हम बातचीत को शुरू करते हैं। हम जेएनयू के एक हॉस्टल में हैं, वही जेएनयू जो एक लोगों की नज़र में बड़ा टैबू बनाया जाता है कि जेएनयू में ये है वो है, उसी वाले जेएनयू में हम बैठे हैं। और सूरज कमाल के जेएनयू के छात्र, जिन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तमाम विषमताओं को झेलते हुए, तमाम परिस्थितियों से टकराते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और ये उनका कमरा है। इस कमरे में हम बैठे हैं और सूरज के पीछे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे नोट्स लगे हुए हैं। दीवारों पे भी इन्होंने लिख रखा है, और इन्होंने दीवार पे ही लिख रखा है आईएएस। ये कब लिख दिया था? ये तो बहुत पहले से लिखा हुआ है। कब लिख दिया था? मतलब डेट एग्जैक्टली ध्यान नहीं, लेकिन बहुत पहले का लिखा हुआ। मैंने शायद पहला प्री दिया था, उससे पहले का लिखा हुआ। तो दीवार पे जो लिखा था सूरज ने उसको मुकम्मल कर दिया। और ये चिट्स क्यों, ये कैसी चिट्स बना के रखी है? मतलब नोट्स है ये, मतलब मेरे सोशियोलॉजी के कुछ है नोट्स जो कि मैंने इंटरव्यू से के लिए बनाए थे। स्पेशल पॉइंट्स होते जो कि माइंड में रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है हमारे माइंड से निकल जाते हैं। तो जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो कि तो आप लिख लेते हैं? हाँ, मैं लिखता हूँ, लेकिन उस स्पीड से नहीं लिख पाता हूँ। मैं बहुत धीमे धीमे लिखता हूँ, क्योंकि पहले मैं सीधे हाथ से लिखता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से मैंने कोशिश किया तो अभी मैं धीमे धीमे अपने आप से लिखता हूँ, लेकिन बहुत धीमे लिख पाता हूँ। क्या एक्सीडेंट हुआ था आपका?
मैं घर जा रहा था और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से। कहाँ घर है आपका? मैनपुरी? हाँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी यूपी में, की मैनपुरी, ठीक है। कुरावली मैनपुरी। हम्म, तो मैं घर जा रहा था और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैं ट्रेन से नीचे गिर गया और जब आँख खोली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया। एम्स में मैं गया और एम्स में जब मेरी आँखें खुली तो एक डॉक्टर ने आके मुझसे बोला, एक डॉक्टर आया और मुझसे बोलता है कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला नाम सूरज है। बोले कहाँ जा रहे थे? क्या कर रहे थे? तो मैंने बोला कि सर मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे काम करता हूँ और घर जा रहा था। बोला आपको पता है क्या हुआ आपके साथ? नहीं पता, हो इतना मैं इमेजिन ही नहीं कर पाते ना कि क्या हो सकता है। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता क्या हुआ, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि आप जो है अपने दाहिने हाथ की 2 उंगली आपकी जा चुकी है। उन्होंने मेरा हाथ को यूँ उठाया और पूरा ड्रेसिंग खोला, पूरा हाथ मेरा लाल था। तो वो बोले कि मैंने देखा, मुझे काफ़ी बुरा लगा अंदर से। नहीं, फिर थोड़ी समय बाद एक और डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे सीधे हाथ के बारे में मुझे बताया। फिर कुछ समय बाद में 2 डॉक्टर और आए, उन्होंने मेरे पैरों का ड्रेसिंग किया और फिर मुझे मेरे पैरों के बारे में बताया। बहुत दुख हुआ उस दिन कि मैंने अपने शरीर के अंग खो दिए। मतलब लग रहा था कि बचा ही क्या है, मतलब कैसे ज़िंदगी जिएँगे? अगर ज़िंदा भी रहे तो कोई मतलब नहीं है, कोई आसार नहीं है। माँ-बाप के लिए बोझ बन जाएँगे, समाज के लिए बोझ बन जाएँगे। ये सारे ख़्याल मन में चल रहे थे। फिर कुछ डॉक्टर्स आए, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे वीडियोज़ वग़ैरह दिखाए, काफ़ी पॉज़िटिव बातें की। मन को थोड़ा शांति हुई, फिर धीमे-धीमे इलाज चलता रहा। इलाज चलते-चलते मेरा जनवरी 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है और अप्रैल के महीने में एक भैया हैं, प्रकाश कुमार नाम है उनका, तो वो उनसे मेरी मुलाकात एम्स में हुई। तो अप्रैल के महीने में मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे मिले और मैं तो स्माइल कर रहा था, बैठा हुआ था। तो बहुत प्यारी मुस्कान है आपकी। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं अपने हाँ। फादर के साथ एम्स में गया था मेडिसिन लेने के लिए, तो मैं बैठा हुआ था। तो एकदम वो आए मेरे पास, बोले क्या करते हो? तो मैंने बोला भैया मेरा अभी भी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है 3 महीने पहले और उससे पहले मैं जॉब में था और बस चल रहा था, अभी एक्सीडेंट हो गया है तो आगे का भी पता नहीं क्या होगा। उन्होंने बोला कि अभी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और पॉजिटिव बातें बताई। उन्होंने बोला कि ज़िंदगी से हार नहीं माननी है। फिर वो मुझे कैंपस लेके आए जेएनयू, फर्स्ट टाइम उन्होंने ही मुझे जेएनयू के बारे में बताया। कैंपस लेके आए, उन्होंने पूरा कैंपस मुझे घुमाया और घुमाने के बाद मैं यहाँ से जेएनयू एंट्रेंस का एक बुक होता है वो खरीदा, अपने पैसों से मुझे खरीद के दिया और मुझे बोला कि पढ़ने की कोशिश करो और एक नई उम्मीद दिखी। मैंने भी भगवान का आशीर्वाद समझकर मैंने बोला कि ऊपर वाले ने अगर एक रास्ता दिखाया है तो पीछे नहीं हटना है और मैंने किताब उठा ली और पढ़ाई मैंने करना शुरू कर दी। 17 और 19 मई को मेरा एग्ज़ाम था जेएनयू का, एंट्रेंस का। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के मैं चला गया घर। घर जाकर एक और बड़ा हादसा हो गया। बड़ा हादसा ये हुआ कि मेरे से एक मेरा बड़ा भाई था, 2 साल बड़ा, उसकी भी एक हादसे में मृत्यु हो गई। वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था। तो फिर फैमिली का जो पोजीशन है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड के वो पिता जिसके 2 जवान बेटे, एक तो बिल्कुल चला गया और एक है तो है और नहीं है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी वो मैंने अपनी आँखों से देखी है। फिर जून में जेएनयू का रिजल्ट आता है और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ? उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जून 2018? जून 2017 की बात। अच्छा 17, सॉरी। हाँ, ये उसी साल 2017 ठीक। मेरे जीवन का एक ऐसा साल रहा है कि जिसने मुझसे बहुत कुछ छीना है। लेकिन आप मतलब और मैं आपकी हिम्मत तो को दाद दूं। 2023 एक ऐसा साल रहा है कि इसमें बस जो गया है उससे मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता कि मैंने क्या खो दिया है। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ही जानता हूँ और मैंने क्या पाया है ये बात मैं जानता हूँ कि मैंने क्या पा लिया।
लेकिन आप सबसे बड़ी चीज जानते हैं, आपकी जिंदा दिली जो है ना, ये जो आपके चेहरे की मुस्कान है सूरज, ये आप इतने बड़े दर्द को, इतने बड़े दंश को मुस्कुरा के बता जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मतलब सामान्य बात नहीं है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है, उसके बावजूद आपकी मुस्कान इतनी प्यारी है कि ईश्वर आपके साथ था। फिर जून में रिजल्ट आया तो पता लगा मेरा नहीं हुआ। अगस्त में ये जेएनयू के इतिहास में शायद पहली बार ही हुआ था कि एक वर्ष में 2 बार जेएनयू का एंट्रेंस हुआ हो। अच्छा। हाँ, तो उस वर्ष अगस्त में पता लगा कि जेएनयू का एंट्रेंस दोबारा होने वाला है दिसंबर के महीने में। तो मुझे जैसे पता लगा तो प्रकाश भैया ने मुझे बताया कि दिसंबर में एंट्रेंस है, वो 3 महीने है तुम्हारे पास, या तो जिंदगी बना लो या फिर जो देख रहे हो वो तो है। अब और 3 महीने मैं जानता हूँ कि मैंने एक एक दिन, एक एक घंटा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मैं जानता हूँ, खुदा जानता है। 3 महीने बाद मैंने एग्जाम दिया, जनवरी में रिजल्ट आया और जेएनयू में रशियन लैंग्वेज में मेरा सिलेक्शन हुआ, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए। बैचलर्स के लिए। अच्छा। या वो दिन मेरी जिंदगी का भी एक बहुत अहम दिन था। उस दिन मेरी आंख में आंसू तो थे, लेकिन बहुत खुशी के आंसू थे उस दिन मेरे, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का एक रास्ता खुला। अब इस रास्ते से तो मैं हजारों रास्ते खोल सकता हूँ। तो फिर जनवरी में रिजल्ट आया, सब लोग काफी खुश हुए, जैसे कि अभी खुश है। तो उस टाइम पे इतने लोग खुश नहीं थे, लेकिन गांव वाले मेरे काफी खुश थे कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है। फिर मैं जुलाई में कैंपस में आया, मेरा रशियन लैंग्वेज में बैचलर्स में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। 23 जुलाई 2018 में मैं कैंपस आ गया। यहाँ पे मैंने रशियन भाषा पढ़ना शुरू किया। मेरे लिए एक चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे लिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी था उस समय पर, क्योंकि फैमिली पर जो कंडीशन है वो आप समझ रहे हैं कि क्या ही अलग चल रहा है। मेरी लाइफ की अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं अपनी बात हर किसी से कह भी नहीं सकता हूँ, किसी से शेयर भी कर रहा हूँ तो पीपल टेक डिफरेंटली इन डिफरेंट वेज। सो मुझे मतलब ऐसे बताना भी, मैंने कभी बताया वो मुझे जरूरी नहीं लगा। कि कैंपस आया, नई भाषा पढ़ी, नई भाषा पढ़ते पढ़ते एक सेमेस्टर मेरा बीता। अगले सेमेस्टर में मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया। मेरे सारे दोस्त जाते थे तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी लाइब्रेरी जाऊं, देखूं। लाइब्रेरी हमारा काफी बड़ा है, आपको अगर समय मिले तो आप कभी घूम के आइएगा वहाँ पे। नहीं, मैंने देखी लाइब्रेरी तो जेएनयू में जो सबसे ऊंची इमारत है, सबसे ऊंचा दर्जा जिस इमारत को है, वो यहाँ की लाइब्रेरी है। करीब 10 फ्लोर की है। नहीं सर, 8 फ्लोर की है। 8 फ्लोर की है। सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको पूरे 9 फ्लोर की। 9 फ्लोर की, जो पूरे जेएनयू कैंपस में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो अंदर तो नहीं जाने को मिला कभी, बाहर से मतलब ग्राउंड फ्लोर देखा है। अंदर भी काफी बड़ी है, और मुझे लगता है कि शायद ही है कि कोई किताब दुनिया भर की कोई ऐसी किताब हो जो वहां ना हो। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मतलब काफी अच्छा है। तो मैंने सेकंड सेमेस्टर से लाइब्रेरी जाना शुरू किया। तो मैं तो रशियन पढ़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि मुझे रशियन में अच्छा करना था। फिर वहाँ पर कुछ सीनियर्स मिले मुझे जो कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छा। तो उसी बीच उनसे इंटरेक्शन हुआ। तो मैं मतलब मेरा स्माइल ही ऐसा है कि मैं जाता हूँ तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया, और रूटीन ये था कि 9 बजे से 1 बजे तक सेंटर जाना है, और 2 बजे खाना खा के लाइब्रेरी पहुंच गए। रूम पे भी अकेले मन नहीं लगता, तो लाइब्रेरी में लोगों से भी मिल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, और वहीं पर रात के 2 बज रहे 3 बज रहे, वहां से जब भी मन हुआ तब वापस आकर सो गए। ये रूटीन मेरा करीब 1 साल चला है। उसके बाद में 4th सेमेस्टर में शायद हमारा ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था FIAC का, और FIAC के प्रोटेस्ट में तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मेरा जेएनयू का रहा है। अच्छा। कि मैंने इतने बड़े प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोटेस्ट था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छा मुझे फील हुआ। उसके बाद में तो कोविड आ ही गया, तो कोविड की वजह से घर पे जाना पड़ा। तो 9 महीने मैंने घर पे रहा हूँ, और घर पे वो जो 9 महीने मैंने कोविड में बिताए, तो उन 9 महीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। क्योंकि उस समय मेरे पास जॉब भी नहीं था, मेरा बैचलर्स का डिग्री भी नहीं था, और सब कुछ अटका पड़ा था, क्योंकि फाइनल ईयर मेरा बैचलर्स का था। अब घर पे था तो पता भी नहीं था कि कोविड से क्या हो जाएगा, है ना। तो मन में ये भी था कि कुछ किए और उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं आया,
तो ये अपने आप में थोड़ा सा हर्टिंग फील हुआ मुझे करीब 5-7 महीने कि रिजल्ट सामने नहीं आया। 2-2.5 साल मैंने कैंपस में मेहनत से पढ़ रहा हूँ, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोविड की वजह से महामारी फैली हुई है। देन धीमे धीमे हमने उससे भी बाहर निकले, कैंपस आया। कैंपस आने के बाद मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया और उसके बाद में 2021 में ही मैंने पहला प्री का एग्जाम दिया। 2021। हाँ, इस बीच में प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखा हुआ था, तो मैंने प्रिपरेशन को फिर नहीं छोड़ा। दोस्तों को समय देने के बाद, अपना निजी समय देने के बाद, जो भी समय मिला तो मैंने यूपीएससी को फिर देना शुरू कर दिया। यहाँ वापस आके पहला प्री दिया, तो एग्जाम दे के आया, तो वहां से बाहर निकला तो इतना तो क्लियर हो गया कि सीसेट तो नहीं होगा, जीएस में हो सकता है कि हो जाए काम। लेकिन बाहर निकला तो सीसेट हो गया था, जीएस नहीं हुआ था। फिर मतलब मन में आया कि नहीं निकला यार, दोबारा से फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि जेएनयू वाला मैंने सोचा हो सकता है कि जैसे जेएनयू पहली बार में नहीं, कई बार आपको सोचते कुछ और होता कुछ है। हाँ, तो दूसरी बार में जेएनयू हुआ तो मैंने पहला प्री दिया। मैंने बोला कि दोबारा से प्री देता हूँ और इस बार जरूर होगा। मैं दे के आया प्री का एग्जाम, आके रूम पे हम सब लोगों ने बैठ के सारे क्वेश्चन करेक्ट किए कि कितने टिक किए, किसका क्या आंसर है, जो भी इंस्टीट्यूट का आंसर किया आराम सबसे मैच किए, और फाइनली हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि सिलेक्शन हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो फिर भी मेरे मन में डाउट था कि यार नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम लोग, मतलब मेरे मन में था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आना जाए 22 जून को जिस दिन रिजल्ट आया, अब मेरे साथ एक दिक्कत थी कि मेरा सोशियोलॉजी का जो है बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मतलब सोशियोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड है ही नहीं, और मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सोशियोलॉजी मैंने फिल किया था। मैं इतना श्योर नहीं था कि प्री हो जाएगा। मुझे लगा कि ठीक है, लोग बोलते हैं 4 साल 5 साल लगते हैं, तो मुझे भी 3-4 साल का तो समय लगना ही चाहिए। तो प्री हो गया। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि अब ऑप्शनल के लिए भी तो पढ़ना है। देन फिर मैंने सोशियोलॉजी के ऑनलाइन नोट्स होते हैं, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था? अच्छा। हाँ, फिर मैंने ऑनलाइन सोशियोलॉजी के नोट्स ऑर्डर किए उसी दिन 22 तारीख को ही, और यूट्यूब पे मैंने वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया। कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की? नहीं, मैंने अपनी प्रिपरेशन में किसी की कोई कोचिंग नहीं ली है। सिर्फ सेल्फ स्टडीज और यूट्यूब के वीडियोस देख के आपने सारी पढ़ाई की? जी। और मैंने कुछ जो मॉक टेस्ट होते हैं इंटरव्यू के, ये मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन में दिए हैं। अच्छा। हाँ, बाकी कोचिंग मैंने किसी का नहीं लिया है। हाँ, बाकी मॉक वगैरह तो वो देना ही होता है ताकि हाँ, वो तो ठीक है करने के लिए। तो मैंने दोबारा से जब प्री का एग्जाम दिया 2022 में, तो मेरा प्री निकल गया। 22 तारीख को रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद में मैंने सोशियोलॉजी के नोट्स मंगाए, और फिर मैंने 2 महीने, आपको बताऊं, मैंने सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ी है। उससे पहले नहीं पढ़ी कभी? उससे पहले मैंने सिर्फ सोशियोलॉजी का, मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, वो सोशियोलॉजी में बहुत 2 साल से वो प्रिपरेशन कर रहा हो बैचलर के साथ ही, कि उसको जेएनयू से एमए सोशियोलॉजी से करना है। तो वो मुझे सोशियोलॉजी में वो बताता रहता है टर्म के ये वो। एक दिन वो मुझसे बोला कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, मुझे पता ही नहीं। मैंने बोला कि कार्ल मार्क्स होता है शायद। तो वहां से लगा, बोला तुम साला अपना तुम जो है अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखे हो और तुमको ये नहीं पता हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फिर ऐसे ही हम लोग का मजाक होता है। फिर मैंने 2 महीने सोशियोलॉजी पढ़ा। मैंने सितंबर के महीने में अपना एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम लिखा। मेंस का एग्जाम लिख के एग्जाम तो अच्छा जाता था। जिस समय एग्जाम हॉल में जाता था, वहाँ का भी एक माहौल, सच में एक अमेजिंग माहौल रहता है। आपको 3 घंटे से लिखना होता है, और बस आपको पता नहीं आप क्या लिखेंगे। जब सब क्वेश्चन पेपर आने से पहले जो 5 मिनट का जो टाइम होता है, वो मोमेंट भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैंने मेंस की परीक्षा लिखी। मेंस का रिजल्ट आया दिसंबर के महीने में, तो 6 दिसंबर को आई थिंक रिजल्ट आ गया था इसका, मेंस का। फिर इंटरव्यू का तैयारी में जुट गए। इसी बीच मेरा जो रशियन का जीआरएफ, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम होता है, तो उसके लिए वो एग्जाम भी आ गया। तो मैंने उसका भी साथ साथ देखना शुरू कर दिया। मैंने फरवरी के महीने में जीआरएफ का एग्जाम दिया है, और मेरे इंटरव्यू से करीब 20 दिन पहले मेरे जीआरएफ का रिजल्ट आया, वो भी पॉजिटिव रहा। अच्छा। तो मेरा जीआरएफ भी निकल गया, तो उसने मुझे और ज़्यादा हिम्मत दी इंटरव्यू में अपने आप को
ले जाने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और 1 महीना भी नहीं हुआ कि उसका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये है मेरे ज़िंदगी का छोटा-सा सफ़र। कमाल है। हाँ, शायद। और वक्त वक्त की बात है, एक हाँ, वक्त जो है बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बुरा हुआ। सोनल हमारे साथ जो है सोनल जरा घड़ी दिखाना, उधर इधर से घूम के ऊपर की घड़ी दिखाना। सूरज के कमरे में जो घड़ी लगी हुई है वो फिलहाल बंद है, और ना जाने कितने दिनों से बंद है, 3 साल से। 3 साल से बंद पड़ी है। लेकिन सूरज तिवारी का वक्त इसी कमरे में इसी घड़ी के सामने शुरू हो चुका है। सूरज मुस्कुराते हैं, सारी जनरी अपनी इतने तरीके से, एक और घड़ी वहां पे वो भी बंद है, लेकिन वक्त आपके साथ है। सूरज के कमरे में आपको ज्यादा ढेर सारी किताबें दिखती हैं, एक ये मेरे हिसाब से भगवान शिव की तस्वीर है, जी। इनमें आप ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, बस हम भोले बाबा का आशीर्वाद है। और एक जो मैंडेटरी होता है, चार्ट लगा होता है और झंडा हिंदुस्तान का तिरंगा वो है। और सूरज ने जो अपनी ताबीर यहाँ पे लिखी थी वो हकीकत की तस्वीर में भी बदल चुका है। तो सूरज अभी जैसे जब आपको ये पता चला, कैसे पता चला, कल क्या हुआ, कल वाले दिन जिस दिन रिजल्ट आया? एक्चुअली मेरा जो मेडिकल होना था, मेरा 24 के बाद में 2 दिन मेडिकल होना था, तो 25 को सफदरजंग में मेरा मेडिकल हो गया। अच्छा। तो शाम में जब मैं रूम पे आया तो मेरे पास एक कॉल और ईमेल आया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से कि मेरा जो कल मेडिकल होगा उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। तो वो मेरा 23 तारीख को शेड्यूल किया गया जिस दिन रिजल्ट आया। तो मैं सुबह आराम से नहा धो के अपना मेडिकल देने गया हुआ था। तो मुझे मतलब लोगों के SMS तो आ रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, 25 को आना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा था कि 23, 24, 25 तक मेडिकल चलेगा। तो मैं मतलब इतना श्योर नहीं था कि आज रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा तो आंखों का होता है उसका टेस्ट हो रहा था, उसका मेडिकल चल रहा था। तो एक ड्रॉप होता है, उसको डाल के फिर आपको बहुत ब्लर दिखाई देता है। हाँ, वो बहुत देर तक है ना, उसको चेक करने के लिए डाइल्यूट तो करते हैं वो उन्होंने मेरी आंखों में डाला, तो मैं उसको बंद करके बैठा हुआ था, आपको लिटरली बताओ। तो उन्होंने 2 बार डाल दिया, अब मुझे इतना ब्लर दिख रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे नंबर पे कॉल आया, मेरा भतीजा है गाँव में, उसने मुझे कॉल किया, तो बोला कि चाचा रिजल्ट आ गया है। मैंने बोला सही में? बोला कि हाँ, अपना रोल नंबर बताओ। तो मैंने उसको अपना रोल नंबर बताया, मैंने फोन रखा। तो मेरे बगल में ही एक और एस्पिरेंट है, उनका भी मेडिकल होना था, तो वो भी बेचारे डाल के बैठे हुए थे तो लेकिन उनको दिखाई दे रहा था थोड़ा। अच्छा, उनको थोड़ा दिखाई। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि सर रिजल्ट आ गया, थोड़ा चेक कीजिए। तो बोले हाँ सर, रिजल्ट तो आ गया है, मेरा ये रैंक है, और आप अपना रोल नंबर बताइए। तो मैंने रोल नंबर बताया, तो उन्होंने बताया कि मेरा 970 रैंक आया है। मैंने बोला उसके आगे नाम पढ़ी, पूरा नाम पढ़ी, बताइए क्या बताया? तो उन्होंने पूरा विद स्पेलिंग SURAJTIWARI, मैंने एक बार रोल नंबर और पढ़ दिया। हाँ, फिर उन्होंने रोल नंबर पढ़ा। मतलब पहली बार यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा ये कि किसी और का है। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं अभी तक मुझे अंदर से जो होता है ना, मैं खुश बहुत हूँ, लेकिन वो होता है ना फीलिंग कि यार हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये अभी भी है मेरे अंदर। तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने बोला इसको और जूम करिए। उनका आईफोन था, उन्होंने फोटो को पूरा जूम किया, लेकिन वो मेरा रोल नंबर दिखाई नहीं। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया उस समय एकदम से ब्लर कर देता, दिखता नहीं। अब मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि हुआ है या नहीं हुआ है। अब मेरे पास फोन आने चालू हो गए कि धन्यवाद, अब बधाई हो। बोला यार हो गया है, अब मैं क्या करूं। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला इसका सर कुछ इलाज करिए। कितना दिन रहेगा। तो उन्होंने बेचारे आधे घंटे 40 मिनट होता है, कुछ अपना अर्जेंट काम करे, तो उसको छोड़कर वो मुझे लेके गए। उन्होंने मेरा जो था वो करवाया, बोले 5 मिनट और रुक जाइए, फिर ठीक हो जाएगा, आंखें बंद करके बैठ जाइए। जब मेरी आंखें ठीक हुई, फिर मैंने अपने फोन में डाउनलोड किया PDF पूरा, मैंने दोबारा से चेक किया, और जैसे ही देखा मेरा है, मैंने तुरंत से अपनी मम्मी को फोन किया। वो मम्मी से फोन किया, बात किया, उस पर आ जाएंगे। वो 5 मिनट बहुत क्रूशियल थे, जब आप कुछ नहीं देख रहे थे, आंख बंद थी, फोन कॉल्स आ चुके थे, बधाई मिल चुकी थी, बगल वाले में भी बता दिया। तो उस 5 मिनट के दौरान दिमाग में क्या चल रहा था? मैं आपको बताऊं, मेरे वो 5 मिनट वही चल रहा था जिस समय मुझे मेरे हादसे के बारे में जब पता लगा था ना कि अब क्या होगा, अलग क्या हुआ है और मैं अलग क्या हो गया है। तो वही सेम मोमेंट मेरा जो था, उसी टाइम लगा कि सब बहुत सारी चीजें आंखों के सामने से गुजर रही होंगी। आप समझ रहे, मैं बहुत कुछ देखना चाह रहा हूँ और मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ।
वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट रहा है। वो 5 मिनट बहुत ही दिलचस्प रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस 5 मिनट को बयान नहीं कर सकता हूँ, वो शायद बहुत अहम है मेरी जिंदगी। और उस समय ऐसा मोमेंट था कि हम जो भी लोग मेरी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, मोस्टली हम लोग 6 और 7 लोग वहीं पर थे, हम सातों अच्छा, लोग। 7 लोग। हाँ, तो हम लोग सब लोग बहुत खुश हुए। और प्रॉब्लम ये था कि सबकी आंखों में ड्रॉप पड़ा हुआ था। तो इंटरेस्टिंग है ये। तो मतलब सबके सामने एक बड़ा सा आपने जो बड़ा बम फोड़ा है जो सफलता का, और वो आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके आंखों में वो डाइल्यूट वाला जो है लिक्विड डाल रखा है। फिर सब लोग खुश हुए बहुत ज्यादा। मैंने मम्मी को बताया। हाँ, फिर मैंने मम्मी से मम्मी को बात फोन किया, हुई। तो वो बाहर बैठे हुए थे। मैंने बोला कि रिजल्ट हो गया है, मोहल्ले में ऐसे नहीं बोला, जैसे बोला था वैसा बताया। मैंने फोन किया। हाँ। मैं बोला हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? ऐसे खड़ी बोली में बात करते हैं मैनपुरी में? नहीं, थोड़ा सा जब बात करते तो वो उसी फ्लो में निकलता है, लेकिन कैसे बोलते हैं, मतलब क्या लैंग्वेज होती है? मतलब यही ठीक, जैसे कि जैसे अगर मैं अवधि में बात करूंगा, जैसे मैं प्रयागराज का हूँ, इलाहाबाद का, तो अगर मुझे अपनी मम्मी को बताना होगा तो बोले मम्मी हमार हो गया बेटा, या हम जो बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया। मैं आपको मैंने ऐसे फोन लगाया, मैं हेलो हेलो, हाँ मम्मी क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि बाहर बैठे हैं, बताओ। तो मैंने बोला कि बाजार से मिठाई मंगाओ और पूरे मोहल्ला में बंटवाए दो। बंटवाए दे। हाँ जी। तो उन्होंने सीधा बोला कि हो गया रिजल्ट। उनके हाँ। हाँ रिजल्ट हो गया। तो मैं भोलेनाथ तो भाई सुन ली। हाँ। तो वो बहुत खुश हुई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी पापा को फोन कर रही हूँ। उन्होंने तुम मत करो, मैं करता हूँ। अच्छा, फिर मैंने पापा को फोन किया। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरा छोटा सा सिलाई का दुकान है। अच्छा। तो पापा मेरे दर्जी हैं, फटा पुराना सिलते हैं। अच्छा। मतलब उनको उस तरीके से नहीं कुछ भी आता है, जो भी लोगों का फटा पुराना होता है, साड़ी में पीको करानी होती है। छोटी सी दुकान, हाँ, जैसे तो सूट वूट सिलने वाला नहीं है सर? हाँ, मतलब छोटा सा फटा पुराना लोगों का सिल के, तो वही हमारा मतलब रोजी रोटी है। पिताजी हाँ। ये, और मम्मी मम्मी हाउसवाइफ, हाउसवाइफ है। और पिताजी आप? हाँ, मैं हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। वो क्या करते हैं, अभी पढ़ाई करते हाँ, हैं? वो दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहन पूरी जो जीविका थी उसी छोटी सी दुकान से चल हाँ। रही थी। फिर आपने पापा को फोन किया, पापा दुकान पे थे, घर पे? हाँ, पापा दुकान पे थे। ठीक है। मैंने उनको फोन किया। मैंने बोला पैर छू पापा। हाँ। तो बोले खुश रहो। तो मैंने बोला कि बधाई हो, डीएम साहब के पिताजी हो गए हो। आहा, तो क्या बोले बात है। तो बोले कि रिजल्ट आ गया। हाँ। बोला हाँ, रिजल्ट आ गया। तो बोले ठीक है, बोले खुश रहो, और हम अभी मिठाई लेके आ रहे हैं, अभी सबको बंटवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मिठाई बंटवाओ। देन फिर मेरे दोस्तों के फोन आने स्टार्ट हो गए। इतनी सी बात हुई पापा से? हाँ, इतनी सी बात में आपने पिताजी को अपने ना सब कुछ दे दिया? मैंने उनको बोला कि आप बन गए, और शायद वो मैं जितना खुश हूँ। बिल्कुल, आपसे ज्यादा आपके पिताजी और माताजी खुश होंगे। कल एसडीएम साहब का फोन आया था कि वो बता रहे थे कि वो मेरे घर पे गए, मम्मी पापा से मिले, और जो भी आस पड़ोस के गांव क्षेत्र के लोग थे, मतलब सभी लोग आए, सभी मम्मी पापा से मिले। पूरा गांव, पूरा कस्बा, पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा भारत, सब बहुत खुश हैं। और उनको खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहनत इतनी रंग लेके आएगी, मुझे पता नहीं था। और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ऑब्वियस ही बात है, आपकी खुशी में हम खुश हैं। अभी जब मैं ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो घड़ी में जो है रात के 12 बजने वाले हैं, और सूरज से सोनल ने कोऑर्डिनेट किया, बात किया, तो सूरज ने बोला कि आप आ जाइए, और यहाँ पे आए हम। इन्होंने अपना वक्त दिया, और हमने कहा कि हम इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी ऐसी है जो मिलियंस, लाखों, करोड़ों को इंस्पायर कर सकती है, प्रेरणा दे सकती है। कि जैसे अभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं, थोड़ा छोटा फेलियर हो जाता है, कुछ गलत अटेम्प्ट ले लेते हैं, वो कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, कई बार कुछ और होता है, और इवन गर्लफ्रेंड से भी लड़ाई हो गई तो भी लोग इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। सूरज तिवारी एक ऐसा रोल मॉडल जो ये बताता है कि आप अपना सब कुछ खोने के बावजूद भी आपके पास अगर कुछ बचा है तो आप उससे बहुत कुछ
फिर से बना सकते हो कि जमीन में अगर एक बीज भी गिरता है और वो पौधा बन सकता है, बड़ा बरगद बन सकता है, वो सूरज उसका उदाहरण है। एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर चले गए, हाथ एक चला गया, एक हाथ भी उसमें 2 उंगलियां उसमें भी चली गई। भाई की जो उनसे बड़े थे उनकी मृत्यु हो जाती है 2017 के साल में। इतना सब कुछ इससे बुरा कोई क्या देख सकता है कि इतनी ट्रेजिडी इनके साथ हुई, और उस ट्रेजिडी से आप निकल कर आते हैं और इतना गर्दा उड़ा देते हैं पूरे पूरी इटावा बेल्ट को जो है, और पूरे भारत उत्तर प्रदेश को आप पर नाज है। जो एसडीएम साहब का फोन आया था, आप किसी जिले में जाएंगे एसडीएम बनेंगे, वैसी ही पोस्ट होगी, फिर आप उससे ऊपर की पोस्ट पे जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए भी, आपके माता पिता के लिए भी। सूरज, मैं कुछ और चीजें आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जैसे आप लिखते हो, ये नोट्स बनाते हो, तो आप बता रहे थे कि आप धीरे धीरे लिखते हो, वो दीवारों पे भी आपने ही लिख रखा है क्या कुछ कुछ? हाँ सर, ये सारा कुछ मैंने ही लिखा हुआ है। क्या है ये पूरा लिख रखा है? ऐसे लग रहा है कि ऐसे लिखा है। ये वन ऑफ माय स्टार्टिंग पॉइंट मेरी प्रिपरेशन का। तो ऐसे ही एक चार्ली चैंपियन का एक स्पीच है। अच्छा। तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं फ्री टाइम में उसको सुनता रहता हूँ। अच्छा। तो एक दिन ऐसे ही मन किया कुछ लिखने का, कॉपी पे लिखने का मन नहीं किया, तो मैं दीवारों पे लिखने का, तो मैंने पूरा दीवार पे लिख दिया। दीवार पे लिख दिया। ये आपकी व्हील चेयर है और इसी की मदद से आपने हाँ पूरे दीवार पे ये लिख डाला। पूरा लिखा हुआ था वो तो इस पे दोबारा जो है हाँ, कोटिंग हो गई है। तो जैसे ये आपने लिखा आपके इंस्पिरेशन के लिए, पेपर कैसे देते हैं? अगर कोई बच्चा ऐसा होता है तो वो आपकी स्पीड तो होती नहीं कि आप उतने देर में, तो आपको क्या कोई राइटर प्रोवाइड किया जाता है? हाँ, यूपीएससी की साइड से हमको एक राइटर मिलता है। या तो वो लोग प्रोवाइड करवाएंगे या फिर हम अपना ले जा सकते हैं। तो हम जो ले जाते हैं उसके सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन रूल्स होते हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक इन्विजिलेटर होता है जो कि पर स्टूडेंट पर इन्विजिलेटर रहता है। तो पूरा देखता है कि कैंडिडेट क्या बोल रहा है और राइटर क्या लिख रहा है। तो जो मैं बोला हूँ वही। अच्छा, वो इतना नोटिस करते हैं कि ऐसा नहीं कि वो अपने से लिख दे। अपने से ना कुछ लिख दे, या फिर मैं कुछ और बोलूँगा कुछ और लिख दे। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर इन्विजिलेटर रहता है, हर स्टूडेंट हर कैंडिडेट पे रहता है। तो जो भी आप बोल रहे हैं वही राइटर पूरा लिखता है। तो उसमें आपको कुछ टाइम ज्यादा मिलता है या फिर सब सेम टाइम? हमको मोस्ट प्रोबेबली जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो मैंने तो जनरली यूपीएससी के ही दिए हैं। दूसरे अटेम्प्ट में जो है बाजा फाड़ दिया। तो 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 3 घंटे का एग्जाम होता है तो 1 घंटा पूरा एक्स्ट्रा मिल जाता है। अच्छा। तो मतलब 4 घंटे मेंस में मिलते हैं। 4 घंटे। हाँ, और जो प्री वाला एग्जाम होता है तो इसमें 2 घंटा 40 मिनट मिलता है। अच्छा, फिर आपका इंटरव्यू हुआ? हाँ, फिर इंटरव्यू में किसका बोर्ड था? अच्छा, कोई बात नहीं, हो जरूरी नहीं सब होना। फिर इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू का क्या सीन था? इंटरव्यू मैं सुबह उठा, मैंने अलार्म लगाया हुआ था 5:30 बजे का, लेकिन बजते बजते 5:45 हो गया, वो हमेशा ही हो जाता है। तो मैं उठा और नहाने गया, नहा के आया, 6 बज गया। उस दिन मेरी मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि उनको लगा कि इंटरव्यू है, तो वो भी यहीं पर थे। वो भी अपना उठ गई। मेरे उठने के बाद में उन्होंने पूरा रूम को साफ किया, पूरा तस्वीर को पोछा, पूरा टीका वीका लगाया, और मैं नहा धो के आया, मेरा टीका वीका लगाया पूरा, और रामायण खोल के बैठ गई और जाप करने लगी। मैंने बोला जाप आप नहीं करना, साथ चलना। फिर हम मेरा फ्रेंड है, वो अपनी कार लेके आया, तो मैं, मेरा फ्रेंड, मम्मी और मेरी एक और फ्रेंड है, तो हम 4 लोग यहाँ से 7:45 बजे निकल गए। 7:45 बजे, सॉरी। तो हम लोग 8:30 बजे यूपीएससी भवन पहुंचे। वहां जाकर मेरे कुछ पहली बार आप वहां पहुंचे थे? नहीं, मेरा जो मेंस लिखा था मैंने, वो भी यूपीएससी भवन में नहीं, मतलब इंटरव्यू के लिए आप पहली बार? हाँ। पहले अटेम्प्ट में तो प्री नहीं हुआ था। हाँ। पहली बार आप इंटरव्यू के दरवाजे पे पहुंचे। तो 8:30 बजे वहां पहुंचा। वहां जाके मुझे भूख लगा, तो मैंने वहीं से चाय और सैंडविच खाया। और भी कैंडिडेट आ रहे थे, मेरे पास फोन आ रहे थे कि थोड़ा सा ये संभलना है, ये देख लेना, थोड़ा सा वो देख लेना, है ना, इतना मत सोचना, जो मन करे बोलो। पीपल गिव्स एडवाइस,
And उस टाइम पे मेरा जो माइंड था बिल्कुल स्टेबल था। And मैंने बोला कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मैं जॉब लेने जा रहा हूँ, तो जो मैं रहूँगा वो मैं बताऊँगा, जो मुझे आएगा वो मैं बताऊँगा। और मैंने वही किया। मैं करीब 11:30 बजे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और मैं कमरे में घुसा तो देखा 5 मेंबर बैठे हुए हैं। तो घुसने के बाद में मैं अपनी इसी व्हीलचेयर से गया हुआ था। मैं घुसा, मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ था, तो मैंने पूछा कि मैम कैन आई रिमूव माई मास्क? तो देन शी सेज इफ यू हैव एनी कोविड सिम्टम? नो मैम आई डोंट हैव एनी सिम्टम। देन ओके यू कैन रिमूव योर मास्क। देन उन्होंने बोला कि सूरज, दिस इज ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन विद यू, यू कैन फील फ्री टू टॉक एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन टेल मी, श्योर। देन फिर वहाँ से मैंने, उन्होंने बोला कि ऊपर उठा, मैंने एक स्माइल किया और सबको गुड मॉर्निंग के साथ मैंने विश किया, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग से। देन उनको ये चीज़ शायद मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। आधे नंबर तो आपकी स्माइल से बढ़ गए। फिर उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। देन फिर रशियन लैंग्वेज में कैसे चूज़ किया, क्योंकि मोस्टली सबका ग्रेजुएशन अलग अलग होता है, मेरा रशियन से था, तो उन्होंने रशियन कैसे लिया, फिर रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, बाहर कितना आगे जा सकता है, हम वॉर के लिए क्या क्या कर रहे हैं। देन यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र आया बीच में, काशी का जिक्र आया, G20 का, SCO का, इन सभी चीज़ों का जिक्र आया। फिर JNU पर आ गए, तो JNU पर आने के बाद में पहले तो मैं JNU कैसे आया, फिर JNU में मैंने क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कंट्रोवर्सीज की होती वो सवाल तो मुझे पता था कि JNU को लेकर के जो है कंट्रोवर्सी का जिक्र जरूर आ जाता है। बोर्ड काफी पॉजिटिव रहा, बहुत पॉजिटिव रहा। उन्होंने कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जिससे कि मुझे ये लगे कि नहीं यार अब दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने सारे जो सवाल थे मोस्ट प्रोबेबली बहुत आसान आसान ही पूछे, और एक सवाल जो है बहुत मजेदार रहा। क्या कि एक जो पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझसे बोला कि सूरज, यू आर स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट एंड व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान फॉर द वेलफेयर? हाँ, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने 2 सेकंड रुका, फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, आई एम नॉट ए स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट, आई एम एज नॉर्मल एज वी आर। देन चेयरपर्सन थी, शी इज डूइंग लाइक दिस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। देन द पर्सन, तो उन्होंने वो अब अपोलाइज किया उसके लिए कि सॉरी इफ आई हर्ट योर फीलिंग। नो सर, शानदार जवाब एकदम। मैंने बोला इट्स ओके सर। फिर मैंने जो उनका सवाल था, बोला सर आई हैव ए प्लान नॉट ओनली फॉर ए स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट, आई हैव ए यूनिवर्सल प्लान एज लाइक यूनिवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर, the infrastructure that accessible for all, not only for a special category student. The infrastructure that can accessible by senior citizen, accessible by a person with disability, accessible by a pregnant woman, everyone can accessible. So this type of question and this type of answer. कमाल। Then मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। देन मैंने सबको थैंक यू बोला, और मैंने सारे पैनल मेंबर्स को बोला कि थैंक यू सो मच मैम, I hope this interview will help me to make my future bright. Thank you so much. इतना बोल के फिर मैं बाहर आ गया। बाहर आके 2 मिनट तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं देख के आ गया। मैं आया, अपना फाइल लिया, फाइल लेके आ रहा तो एक आदमी मुझे रास्ते में मिला जो कैंडिडेट था, बोला कि हो गया? बोला हो गया। बोला कैसा हुआ? मतलब भाई ये नहीं पता कैसा हुआ, बस हो गया, बहुत मजा आ रहा है। देख के बाहर निकला, उस टाइम पे मेरे अंदर से एक अलग ही फीलिंग थी। डर सारा खत्म हो गया था, झिझक सारी कुछ नहीं, बस वहां से निकला ना तो बस ये लग रहा था कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। मैं पूरा निकला, बाहर आया, मेरे दोस्त और फैमिली पूरा वेट कर रहे थे बाहर, मम्मी और मेरे दोस्त। तो हम लोग बाहर आए, कार में बैठे, कैंपस आए। कैंपस में आके वहां से फील आने लगा कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। उम्मीद सी जग रही थी कि हाँ मेंस दिया है, इंटरव्यू दे के आया हूँ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम तो होना चाहिए।
इतना तो मैं श्योर था कि लिस्ट में तो नाम कहीं ना कहीं अटकना चाहिए। अटकेगा। तो वही जब रिजल्ट आया तो आपके सामने भोले बाबा का आशीर्वाद। हम आपके सामने, आप हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो कई बार हो जाता है असफल हो जाते हैं, या कुछ नंबर से रह जाता है, या कुछ असफल होने के बाद जो है गलत दिशा में चले जाते हैं। आपके साथ इतनी ट्रेजेडी हुई तो आपको भी कई बार नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। हाँ, स्वाभाविक है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मतलब ये बहुत क्लीशे सा सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये इसलिए कहलवाना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ क्योंकि आप जो बताएंगे ना उससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। देखिए, क्या है ना कि सक्सेस और फेलियर हमने नहीं बनाया है। यूपीएससी का प्रिपरेशन मैंने, मेरे दोस्तों ने, बहुत लोगों ने साथ में शुरू किया। बहुतों का प्री में नहीं हुआ, बहुतों का मेंस में नहीं हुआ, बहुतों का इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन तैयारी हम सब ने एक साथ शुरू की और शायद है कि हम सब ने ही अपना बेस्ट दिया जितना दे सकते थे। तो अगर 1 नंबर या 2 नंबर नहीं आए तो इसको फेलियर तो मैं नहीं मानता। मेरा इन जनरल ये भी सवाल है कि जैसे सिर्फ यूपीएससी में नहीं, बाकी भी एग्जाम्स होते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर्सपेक्टिव मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो होता है ना तो हम उसको नहीं देखते, जो नहीं होता हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर 2-3 नंबर से रह जाते तो हम ये मान लेते यार हम अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम इसके लिए है ही नहीं, और वो एक डिप्रेशन सा जो है माइंड में बैठ जाता है। मेरा पहली बार में जेएनयू नहीं हुआ तो मैंने होप खो दी थी, लेकिन दोबारा मौका मिला। मैंने बोला मौका मिला है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैंने अपना बेस्ट दिया। मैंने पहला प्री दिया, अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ, आई ट्राई अगेन, एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर एक जिंदगी मिली है, एक ट्राई तो बनता है, तो जब तक जिंदगी रहे एक ट्राई मारते रहो, और जब नहीं हो तो क्या ही है। बिल्कुल, ये बहुत ही कमाल की बात कही है सूरज ने। सूरज से ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? हमें लगता है कि बहुत लोगों को ये बातचीत अच्छी लगेगी। एक कामयाब शख्स के पीछे उसकी मेहनत होती है, उसकी लगन होती है, उसका परिवार होता है, और उसके कुछ दोस्त भी होते हैं जो ऐसे बैठे रहते हैं कैमरे के पीछे और कैमरे में आने से बचते हैं क्योंकि उनके चेहरे पे मधुमक्खी ने काट लिया है। ये वसीम है। थोड़ी देर तक फहीम है। थोड़ी देर पहले तक जो है मनोज भी यहाँ बैठे हुए थे। अभी मैं जरा सा देखूं, हाँ मनोज आ जाओ। आपका क्या नाम है? आशुतोष। ये आशुतोष हैं। ये सारे इनके दोस्त हैं, बेचारे इतने ध्यान से इंटरव्यू शांति से देख रहे हैं और पूरी बातचीत समझ रहे हैं। तो ये इनके दो, और मनोज कहाँ गया? अच्छा, तो ये आप देखिए कि ये हॉस्टल है और हॉस्टल का ये कल्चर है। सारे दोस्त यार सब सुख दुख साथ में बिताते हैं, और जब कुछ होता है तो साथ में खुशी मनाते हैं। तो 4 दोस्त 4 यार बैठे हुए थे और हमने इनको डिस्टर्ब किया। फहीम इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि कैमरा इनकी तरफ घूम जाएगा, लेकिन ये यहाँ रहते हैं सूरज इस पे, और इस पे फहीम, दोनों रूम पार्टनर। ये मेरे रूम। अच्छा, मनोज है ये मेरे जूनियर है। ये आपके जूनियर है? हाँ, ये भी मेरे। अच्छा, मनोज आपके रूम पर? नहीं, मनोज मेरा बैचमेट है और वो पेरियार में रहता है। अच्छा, ये मेरे रूममेट का बेड है। अच्छा, वो अभी आया था तो इंटरव्यू चल रहा था इसलिए अच्छा, तो बाहर से तो ये इनके रूममेट रहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया। तो देखिए, ये हॉस्टल लाइफ है, और इसी हॉस्टल लाइफ से जो है निकल करके बड़े बड़े पावर कॉरिडोर तक लोग पहुंचते हैं, और सूरज भी जा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज का नाम रहेगा। ये सूरज ने मुकाम हासिल किया है। पूरी बातचीत हमने आपसे की, और जेएनयू में हम आकर के मिले तो जेएनयू की जो बहुत सारी तस्वीर बनती है, उन तस्वीरों को आप दिमाग से निकाल सकते हैं। सूरज उसका उदाहरण है, क्योंकि जेएनयू में सिर्फ जो आपको कुछ टीवी चैनल्स में दिखा दिया गया वो जेएनयू नहीं है। जेएनयू बहुत अलग लेवल की चीज़ है, और उसका उदाहरण सूरज है, उनकी मेहनत है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी साथी सोनल ने, जो आमतौर पे वीडियो करती है लेकिन इस वीडियो को करने में बहुत मदद की है,
तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। देखते रहिए दी ललन टॉप, और आपकी शुभकामनाएं सूरज तक पहुंचनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनको बधाई दे सकते हैं। शुक्रिया।